वेलकम टू मेडिस्ट्री ऑनलाइन एकेडमी। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन को देख लेते हैं, फिर एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। तो द टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड्स कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स आयंस एंड मॉलिक्यूल्स एंड केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो सबसे पहले जिस चीज़ को हमने समझना है वो ये है कि एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स किस तरह इनकी एक टाइप है। तो एडिशन कंपाउंड्स इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं जिसमें दो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग कंपाउंड्स जो हैं, जैसे इस केस में ए और बी हैं, वो एक साथ अगर आ जाएं तो इस तरह के कंपाउंड को कहते हैं हम एडिशन कंपाउंड। ए और बी ऐड होके एक तीसरा कंपाउंड बना रहे हैं ए डॉट बी। अब ये जो एडिशन कंपाउंड्स होते हैं इनकी दो टाइप्स होती हैं। पहली टाइप होती है डबल सॉल्ट्स। ये जो सॉल्ट हम देख रहे हैं अपने सामने, इसका नाम है पोटैश एलम। ये जो पोटैश एलम है, जब मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है वो अपने आयन में चेंज हो जाएगा Al+3, सल्फेट आयन अपने आयन में चेंज हो जाएगा, पोटेशियम आयन अपने आयन में चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं देखूं यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें K4FeCN6 में एग्जाम्पल में लेता हूँ, तो इसको मैं जब पानी में डिसॉल्व करूँगा तो ये दो आयन्स में चेंज होगा। सबसे पहला जो आयन है वो है पोटेशियम आयन और दूसरा जो है वो ये कॉम्प्लेक्स का आयन बनेगा FeCN6 नेगेटिव। तो अब आपको ये बात समझ आ रही होगी कि कोई भी इंडिपेंडेंट आयन नहीं टूट के निकला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, जबकि डबल सॉल्ट के अंदर इंडिविजुअल आयन्स जो हैं वो अलग अलग निकल चुके हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये ऐसे एडिशन कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कॉम्प्लेक्स आयन्स तो मौजूद हैं, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स आयन्स कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में एक्वस कंडीशंस में भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये एमसीक्यूज इन पे कुछ बनते हैं तो ये बात करनी इसलिए ज़रूरी थी। अब हम देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कितने हिस्से होते हैं और कौन कौन से हिस्से होते हैं। किसी भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में या तो सिंपल कैटायन मौजूद हो सकता है या कॉम्प्लेक्स एनायन मौजूद हो सकता है। मतलब इस केस में अगर मैं देखूँ K4FeCN6 में, तो जो पोटेशियम है वो क्या है, सिंपल कैटायन के तौर पे मौजूद है, और जो FeCN6 का कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो एज कॉम्प्लेक्स एनायन मौजूद है। एनायन यानी कि इस पे -1 चार्ज है और कैटायन इस पे +1 चार्ज मौजूद है। अगर मैं दूसरी एग्जांपल देखूं, इसमें जो एनायन है वो सिंपल हो सकता है और कॉम्प्लेक्स जो है वो कैटायन हो सकता है। जैसे इस एग्जांपल में जो एनायन है वो सल्फेट एनायन है और जो कैटायन है वो कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कॉम्प्लेक्स सिंपल आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो कहने का मकसद ये है कि कभी जो आपका कॉम्प्लेक्स होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और कभी जो आपका कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब आगे हम देख लेते हैं कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को क्यों बनाते हैं। तो ये चीज़ एमसीक्यू में कहीं ना कहीं पूछी जा सकती है, इसलिए हमें इसको अच्छे से समझना है। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, हमने ये पढ़ा कि उनमें एक कोई मेटल एटम होता है और उसके इर्द गिर्द कोई नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स होते हैं या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल्स इनका सेंट्रल मेटल एटम क्यों बनाते हैं, हमने इस चीज़ को डिस्कस करना है। इसलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स का स्मॉलर साइज होता है एज कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बनिस्बत इनका जो साइज होता है वो स्मॉलर होता है। उसके बाद स्मॉल साइज की वजह से उनकी जो चार्ज डेंसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। उसके बाद इनके स्मॉल साइज की वजह से ही इनकी पोलराइजिंग पावर जो है वो भी ज़्यादा होती है। और लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है वो ये है कि इनका जो 3D सबशेल होता है उसके अंदर लो एनर्जी होती है, तो वो इजीली बॉन्ड कर देता है विद दी अप्रोचिंग लाइगेंड्स। अब ये मैंने जो अल्फाज यूज़ किए, सेंट्रल मेटल एटम, लाइगेंड, न्यूट्रल लाइगेंड और
नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड, इनका क्या मतलब होता है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप एक एग्जाम्पल को देखें, इसी एग्जाम्पल से हम सारा कुछ समझने की कोशिश करेंगे। K4FeCN6, इसमें जो K4 है वो हमारे पास सिंपल कैटायन है, और अगर कॉम्प्लेक्स में आप देखें तो आयरन जो कि एक ट्रांजिशन मेटल है एज अ सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट है। मेटल एटम और आयन सराउंडेड बाय नंबर ऑफ लाइगेंड्स इन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज कॉल्ड एज सेंट्रल मेटल आयन। ऐसा आयन इस केस में अगर मैं देखूं तो A, जिसको बाकी के जो लाइगेंड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, उसको हम कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम। और लाइगेंड क्या होता है? ऐसा आयन, एटम या न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे टू सेंट्रल मेटल एटम, इसको हम कहते हैं लाइगेंड। अब जो लाइगेंड्स होते हैं वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जिन लोगों को नहीं पता, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे बॉन्ड को कहते हैं जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग के बजाय जो एक एटम है वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा हो, और जो एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो कोई इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर ना कर रहा हो। ऐसे केस में इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड। इसी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम ये देख लेते हैं कि अगर कोई एक सेंट्रल मेटल एटम या जैसे कि कॉपर है वो पड़ा हुआ है, तो ये कॉम्प्लेक्स किस तरह बनाएगा, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस तरह बनाएगा। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो ये होता है कि जैसे ही आपको लाइगेंड अप्रोच करता है किसी भी सेंट्रल मेटल एटम की तरफ, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है। तो ये कॉपर था जो कि अपनी एटॉमिक स्टेट में था, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया और Cu+2 बना दिया। कॉपर की वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी 4s1 3d9। हम प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी जगह पढ़ते आ रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद ये हो गई 4s0 3d9। ठीक है, 4s0 3d9, 4s1 3d10 होती है और फिर हो गई 4s0 3d9। तो एक छोटा सा एरर था। अब होता ये है कि ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है, तो इसके जो फोर्थ शेल में प्रेजेंट हैं, जैसे कि ये 4s वेकेंट हो गया, 3 4p जो हैं वो वेकेंट पड़े हुए हैं, और 5 4d जो हैं वो वेकेंट पड़े हुए हैं। तो ये क्या करेगा? अपने इन्हीं ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन करना शुरू कर देगा। जैसे इस केस में एक s 3p और 2d ने जो है आपस में मिक्स किया और 6sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को बना दिया। अब जो बच्चे फर्स्ट ईयर पढ़ के आए हैं उनको आइडिया होगा कि जब डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के ऑर्बिटल्स, डिफरेंट शेप के ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज करते हैं, तो हाइब्रिडाइज करने के बाद वो सारे के सारे एक एनर्जी लेवल के, एक शेप के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देते हैं। क्योंकि इस केस में जो कॉपर का फोर्थ शेल था, उस फोर्थ शेल में प्रेजेंट वेकेंट 4s ऑर्बिटल या सब शेल और बाकी के 4p और 4d सब शेल ने मिक्स किया और 6sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को बना दिया। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो जब वाटर के लाइगेंड्स ने फॉर एग्जांपल इसकी तरफ अप्रोच किया था, जो वाटर के लाइगेंड्स हैं, तो कॉपर के जो ऑर्बिटल्स हैं उन्होंने आपस में मिक्स किया और 6sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को बना दिया। अब जो वाटर का लाइगेंड आएगा वो आके इसको इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। अब फॉर एग्जांपल ये वो कॉपर का एटम है जिसने जो एज अ सेंट्रल मेटल एटम काम कर रहा है, और इसके 6sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं वो ये वाले हैं जो अभी हमने दिखाए, और ये वो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इसको एज लाइगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं। अब ये एक एक वाटर मॉलिक्यूल एक एक इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा और आपस में जो बॉन्ड बना लेगा वो कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब क्योंकि इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है
वो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब ये जो ज्योमेट्री है, या किसी भी एक सेंट्रल मेटल एटम के इर्द गिर्द कितने लाइगेंड्स आ सकते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है कि जो नेचर ऑफ लाइगेंड है वो कौन सा है, या कौन सा लाइगेंड इस सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर यही कॉपर होता और इसी कॉपर के साथ 4 क्लोरीन के एटम्स जो हैं वो अप्रोच कर रहे होते, तो इसकी जो ज्योमेट्री होती वो होती टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होने के साथ साथ इसके अंदर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए होते। तो ये डिपेंड करता है जो लाइगेंड सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच कर रहा है, कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो किस तरह रिएक्ट करेगा और कौन सी हाइब्रिडाइजेशन करके कितने फ्री या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को बनाने की कोशिश करेगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि कब कौन सी ज्योमेट्री जो है वो बनती है किसी भी एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड की। नेक्स्ट जो चीज़ हमने पढ़नी है वो है कि लाइगेंड क्या होता है हम देख चुके हैं, लेकिन हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स होती है। तो लाइगेंड हमारे पास वो आयन, एटम या मॉलिक्यूल होता है जो कि अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, डोनेट करता है। ठीक है, अब इसी तरह हमने 3 क्लासिफिकेशंस बनाई हैं जो कि हम एमडी कैट में ज़्यादातर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है मोनोडेंटेट लाइगेंड्स, फिर है बाइडेंटेट लाइगेंड्स, और फिर है पॉलीडेंटेट लाइगेंड्स। यहाँ पे मोनो का मतलब 1 है, डेंटेट का मतलब है टूथ, 1 टूथ, बाई और डेंटेट 2 टीथ, और पॉली मैनी टीथ, मतलब ऐसे दांत। यहाँ पर दांतों को लिया हुआ है एनालोगस टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो डेंटेट का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, बाइडेंटेट का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, पॉली का मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो मोनोडेंटेट एक मोनो 1 डेंटेट इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बाय 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, पॉली ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो ऐसे लाइगेंड्स जो कि सिर्फ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकें उनको हम कहते हैं मोनोडेंटेट लाइगेंड्स। ऐसे लाइगेंड्स जो कि 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सके उनको हम कहते हैं बाइडेंटेट लाइगेंड्स, और जो 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकें, इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट कर सकें, उनको हम कहते हैं पॉलीडेंटेट लाइगेंड्स। अब ये जो मोनोडेंटेट लाइगेंड्स हैं ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज्ड भी हो सकते हैं। तो न्यूट्रल में इसकी 2 एग्जाम्पल जो काफ़ी दफ़ा एमडी कैट में पूछी जा चुकी हैं वो है वाटर और उसके साथ साथ NH3। वाटर पे आप देखेंगे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने की वजह से बच्चे इसको अक्सर गलत पॉलीडेंटेट समझने शुरू कर देते हैं, लेकिन वाटर जो है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से सिर्फ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, ना कि दोनों को। इसी तरह अगर आप NH3 को देखें तो ये लोन पेयर भी डोनेट किया जा सकता है। अब आप देखें नेगेटिवली चार्ज्ड मोनोडेंटेट लाइगेंड्स को, जिसमें क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन और उसके साथ साथ क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन। अब हम देखते हैं कि जो बाइडेंटेट लाइगेंड्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। वो नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, वो आपके पास न्यूट्रल भी हो सकते हैं। नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस में अगर आप देखें तो कार्बोनेट आयन है और उसके साथ साथ सल्फेट आयंस है। यही 2 एग्जाम्पल्स काफ़ी दफ़ा MCQs में और एग्जाम्पल्स में पूछी जा चुकी हैं। उसके बाद अगर हम न्यूट्रल की बात करें तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल लिखा गया है इसका नाम है इथाइलिन डाइअमाइन। अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो यहाँ पर जो कार्बन, कितने कार्बन है, 2 कार्बन्स, तो ये एथ 2 कार्बन्स को डिनोट कर रहा है और डाइअमाइन 2 अमाइन ग्रुप्स को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हर एक अमाइन ग्रुप के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और इसके ऊपर भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो कि ये लूज़ कर सकता है, बड़ी आसानी से लूज़ कर सकता है। तो इसलिए इसको हम कैटेगराइज करेंगे एज अ बाइडेंटेट लाइगेंड। अब तीसरा जो है पॉलीडेंटेट लाइगेंड, जो भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर से ज़्यादा डोनेट कर सकेगा उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीडेंटेट लाइगेंड। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है EDTA। ये जो मॉलिक्यूल आपको नज़र आ रहा है ये है EDTA।
EDTA का पूरा नाम है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर एक तो इस एसीटेट आयन का नेगेटिव चार्ज है, दूसरा एसीटेट आयन का नेगेटिव चार्ज है, तीसरा नेगेटिव चार्ज और चौथा नेगेटिव चार्ज। ये चार तो आपको नेगेटिव चार्जेस नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ आपको दो जो हैं वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी नजर आ रहे हैं। तो आप मुझे ये देखकर बता सकते हैं इसका स्ट्रक्चर कि ये कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। तो आपका आंसर होगा 6। अगर ये 6 को कर सकता है तो EDTA इज अ हेक्साडेंटेट लाइगेंड्स। हेक्सा 6 डेंटेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने वाला लाइगेंड है। ये बात MCQs में बेतहाशा दफ़ा MD कैट के पास्ट पेपर्स में आ चुकी है कि EDTA इज अ हेक्साडेंटेट, हेप्टाडेंटेट, ऑक्टाडेंटेट, बाइडेंटेट। इस तरह की आपको ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। तो नेक्स्ट हमने पढ़नी है टर्मिनोलॉजीज रिलेटिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है हम ये देख लेते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लाइगेंड। किसी भी एक सेंट्रल मेटल एटम और लाइगेंड के बीच में कितने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स बने हैं ये हमारे पास होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कि अगर ये आपके सामने एग्जांपल रखूं जिसमें हेक्सा एक्वा कॉपर आयन है तो इसमें आप देखेंगे कि 6 जो हैं वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए गए हैं और 6 ही जो हैं वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो बने हैं। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स, या इसकी एक और डेफिनेशन की जाती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो डोनेट करते हैं उनको भी हम कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ जोड़ते हैं। तो दोनों एक ही बातें होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो सेंट्रल मेटल एटम प्लस जो लाइगेंड है वो जो स्क्वायर बॉक्सेस में या ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, फॉर एग्जांपल K4FeCN6 में FeCN6 जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। उसके साथ ये जो सिंपल कैटायन है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है जो कि काफ़ी कॉमनली पूछी जाती है वो है जी कि सेंट्रल मेटल एटम पे चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए एक बड़ा ही सिंपल प्रोसीजर होता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर इसमें आप देखें तो एक जो पोटेशियम है वो कौन से ग्रुप का है, 4th ग्रुप का। तो एक पोटेशियम पे कितना चार्ज होगा, +1। 4 पोटेशियम पे कितना चार्ज होगा, +4। इसी तरह अगर इस पे +4 चार्ज है तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज होगा, -4। अगर तो यहाँ पर -4 चार्ज है तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज होना चाहिए, -4। एक CN के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1। नेगेटिवली चार्ज्ड मोनोडेंटेट लाइगेंड है, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं, इसलिए इसके ऊपर होगा -6। अगर -6 है तो इसमें क्या प्लस करें या माइनस करें तो टोटल -4 आए, तो Fe के ऊपर +2 चार्ज होना चाहिए। तो इस कॉम्प्लेक्स आयन में Fe के ऊपर +2 चार्ज है। ये हमें कैसे पता चला, ये हमने अपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे और उसके साथ साथ सिंपल कैटायन पे जो चार्जेस थे उनको ऐड अप करके कैलकुलेट कर लिया। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमने पढ़नी है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कीलेट्स। ये जो लफ्ज़ है इसकी प्रोनाउंसिएशन लोग चीलेट पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको कुछ और पढ़ते हैं। तो इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है प्लीज़ नोट कीजिएगा, वो होती है कीलेट। अब कीलेट क्या होता है, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर मोनोडेंटेट लाइगेंड से कोई भी ऊपर लाइगेंड मौजूद होगा उसको हम कहेंगे कि ये कीलेट है। क्या बोला है मैंने, इसको थोड़ा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। अ कॉम्प्लेक्स इन विच 1 और मोर देन 1 रिंग इज फॉर्म्ड ड्यू टू डोनेशन ऑफ अ पॉलीडेंटेट लाइगेंड। अब जब भी आपके पास
कहीं ना कहीं जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके साथ जो लाइगेंड है अगर वो रिंग फॉर्म करता है तो एक या एक से ज़्यादा रिंग जिसके अंदर होगी वो क्या कहलाएगा, वो कीलेट कहलाएगा। जैसे इस केस में अगर ये L जो है ये एक लाइगेंड है और ये बाइडेंटेट लाइगेंड है तो ये इधर से भी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, इधर से भी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, ये भी इधर से भी इधर से भी, तो ये एक रिंग फॉर्म कर देगा। अब इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है डाईऑक्सिलेटो प्लेटिनेट 2 आयन। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ऑक्सिलेट आयन है ये, और ये भी क्या है, ऑक्सिलेट आयन है, ठीक है, ऑक्सिलेट प्रेजेंट है। ऑक्सिलेट कहते हैं COOH के साथ एक और COOH अगर जुड़ा हो तो उसको हम कहते हैं कि ये ऑक्सिलेट है। तो एक ऑक्सिलेट दूसरा ऑक्सिलेट, ये दोनों क्या है, बाइडेंटेट है। तो यहाँ पर एक रिंग फॉर्म हो रही है और यहाँ पर भी एक रिंग फॉर्म हो रही है। ये जिन भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर ये रिंग फॉर्म होती है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो क्या होते हैं, वो स्टेबल होते हैं। इनकी स्टेबिलिटी की वजह से, इन रिंग्स की फॉर्म होने की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं और ये ज़्यादा मुश्किल से एक्वस मीडियम में जाके इनको तोड़ा जा सकता है, या कोई स्ट्रॉन्गर लाइगेंड जिसकी क्रिस्टल फील्ड स्ट्रॉन्ग हो वो ज़्यादा मुश्किल से किसी और लाइगेंड को डिस्प्लेस कर सकता है। तो बस जो हमारे मतलब की बात है वो ये है कि ये ज़्यादा स्टेबल होता है। कीलेट्स आर मोर स्टेबल देन नॉर्मल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। नेक्स्ट जो हमने चीज़ पढ़नी है वो है नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। नेमिंग में सबसे पहला रूल हमने याद रखना है कि हमने पॉजिटिवली चार्ज चीज़ को हमेशा पहले नाम देना है। कैटायन यानी कि पॉजिटिवली चार्ज, एनायन यानी कि नेगेटिवली चार्ज। कैटायन को या कैटायन सिंपल हो सकता है आयन, या कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो सकता है, कोई भी हो जिस पे पहले पॉजिटिव चार्ज है हमने उसको पहले नाम देना है। फिर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके अंदर हमने पहले लाइगेंड को नाम देना है और उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम को नाम देना है, और लाइगेंड्स को हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नाम देना है। एक और रूल ये होता है कि जितने भी पॉजिटिवली चार्ज्ड लाइगेंड्स हैं उनके साथ हम IUM यूज़ करते हैं, अमोनियम या नाइट्रोसोनियम। अमोनियम जैसे NH4+, तो हम इसको क्या नाम देंगे, अमोनियम। लेकिन जितने भी नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड्स हैं उनको हम O लगा लेते हैं। तो जैसे ये ऑक्सिलेट था, इसके आगे हमने O लगा दिया तो ये बन गया ऑक्सिलेटो। अगर ये फ्लोराइड आयन है, इसके आगे हम O लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, फ्लोरो। और अगर हाइड्रोक्साइड है, इसके आगे हम O लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्सो। इसी तरह जो न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं या जो न्यूट्रल लाइगेंड्स होते हैं उनके अपने नाम पहले से स्पेसिफाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल मोनोडेंटेट लाइगेंड जो कि वाटर है, इसका नाम है एक्वा। फिर अमाइन है, इस NH2 इसका नाम अमाइन है, और फिर CO जो है इसका नाम है कार्बोनाइल। तो ये हमारे पास नाम पहले से स्पेसिफाइड होते हैं। अब ऊपर दिए गए कुछ रूल्स को यूज़ करके हम इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस को बड़ी अच्छे से नाम दे सकते हैं, और एक दो रूल्स और भी उनको भी समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये बताना है कि फॉर एफिशिएंसी में पहले हम नाम किसको देंगे, इसको नाम देंगे, इसको नाम देंगे। तो हमने पहले देखना है कि पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है। तो पॉजिटिव चार्ज है वो पोटेशियम के ऊपर है और नेगेटिव चार्ज जो है वो इसके ऊपर है। तो सबसे पहले हम नाम देंगे किसको, पोटेशियम को। तो शुरू में तो आ गया जी पोटेशियम, ये तो हमें पता चल गया। उसके बाद हमने जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके अंदर हमने लाइगेंड को नाम देना है। अब लाइगेंड यहाँ पर सायानो है, साइनाइड आयन है, आगे हम O लगा देंगे, सायानो हो जाएगा। लेकिन कितने साइनाइड आयन्स हैं ये भी हमें साथ मेंशन करना पड़ेगा। तो ऊपर वाले रूल्स में हमने ये बताना है, ऐड करना है कि नंबर ऑफ लाइगेंड्स को हम शो कर सकते हैं थ्रू द प्रीफिक्सेस हेक्सा, हेप्टा, टेट्रा, इस तरह। तो अब पोटेशियम हो गया, अब यहाँ पर क्या आएगा, हेक्सा। उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा सायानो। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम दो तरह नाम होता है। अगर तो वो पॉजिटिवली चार्ज होता है तो उसका जो अपना नाम है हम उसी को रखेंगे। लेकिन अगर वो नेगेटिवली चार्ज स्फीयर के अंदर है, जैसे कि इस केस के अंदर है, तो हम उसके आगे लगाएंगे ATE 8। जैसे कि यहाँ पर फेरस था तो हम यहाँ पर लगा देंगे फेरेट, और फिर आगे हमने इसकी रोमन में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। ऊपर हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है और इधर हम लिख देंगे 2।
तो यहाँ पर आगे हम नया रूल ऐड करते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट हम इसको इसकी एंड में डालेंगे रोमन के अंदर। किसके अंदर? रोमन के अंदर। तो ये कुछ रूल्स थे जो कि आपको मैंने साथ साथ भी सिखा दिए और अप्लाई करके दिखा दिए। अब अगर मैं एक और एग्जाम्पल की तरफ चलूँ तो हम यहाँ पर इसको देखें तो सबसे पहले देखते हैं कि ये इसके ऊपर -2 है, इसके ऊपर +2 हो जाएगा। अमाइन क्योंकि न्यूट्रल है तो इसका 0 है तो इसके ऊपर भी 2 चार्ज है। तो सबसे पहले हमने किसको नाम देना है? हमने नाम देना है इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर को नाम, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर इस टाइम पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो क्या होगा जी, पहले हमने लाइगेंड को देना है नाम, तो हो जाएगा टेट्रा अमाइन कॉपर 2 सल्फेट। कैसे दिया? टेट्रा 4 अमाइंस कॉपर 2 सल्फेट। इसी तरह अगर एक से ज़्यादा लाइगेंड्स होते तो हम उनका नाम एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देते। जैसे कि अगर क्लोरो आ गया है और अमाइन आ गया है, दोनों लाइगेंड्स अगर आ गए हैं तो हम पहले अमाइन को नाम देंगे, उसके बाद क्लोरो को नाम देंगे, क्योंकि ABC में A पहले आता है और C बाद में आता है। मैंने अपनी तरफ से आपको सारे के सारे रूल समझाने की कोशिश कर दी है। आप कुछ एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपसे प्रैक्टिस के दौरान वो एग्जाम्पल्स नहीं होती तो आप मुझे बताएं, मैं आपको कुछ और समझाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा और गाइड करूँगा, तो इंशाल्लाह आप सारे नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को देने के काबिल हो जाएंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पढ़ने की, समझने की और MCQs को भी डिस्कस करने की कोशिश की है। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और आपका नॉलेज भी शेयर होता रहे। थैंक यू सो मच।